कब से आरडी कराया ना, खेती बाड़ी कर लेते थोड़ी बहुत। और क्या, कब से प्री बोर्ड आपके? तो वो हो रहा है, क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ हो रहा है आपके इस वाले में मुंशी मार्ग वाले में ही तो हुआ, अब नहीं तो हो रहा है वो। प्रीलिम्स होंगे, मतलब पीटी बोल लूँ उनको? आपके 30 के ही होते हैं क्या पीटी? 30 के होते हैं, ठीक है। आरडी करा रहे हैं, थोड़ी बहुत छोटा मोटा चीजें हैं आरडी के अंदर। है तो चैप्टर बड़ा, पर चीजें छोटी मोटी सी है उसके अंदर। नहीं, जरूरी नहीं डायरेक्ट आती। क्यों, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन आता है एक, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कई बार केस स्टडी पूछ लेता है वो। एक एनवायरनमेंट बच रहा है, दो बच रहे हैं। कब से प्री बोर्ड भाई साहब? आपके दिसंबर, मेरे सुनने में आया आप लोगों के प्री बोर्ड आ गए। लेक्चर बताओगे क्या? 116 है आज? देखो, आरडी चल रहा है, रूरल डेवलपमेंट। अगर किसी ने देखा हो कल, टाइम मिला हो, है ना, तो उसमें क्या बताया था आपको? HCF तो पढ़ा ही दिया, इससे पहले आपको याद ही होगा अच्छे से, है ना? सबको याद है ना? तो मैं पूछ लेता हूँ फिर, पूछ लें। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या फ़र्क होता है, बताओ। आप बताओगे? ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ पैरेलल चलते हैं, नहीं चलते हैं? कैसे? यस बोला ना, कैसे? ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ पैरेलल चलते हैं, यस बोला। तो बताओ कैसे? हाँ, हाँ महाराज, बताओ केशव महाराज। कैसे? हाँ, तो धुंधला धुंधला बता दो। हाँ, तुम बताओ। तो अगर स्किल्स, एजुकेशन, स्किल्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, तो आप एफ क्या होगा आपका? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी के बढ़ने से क्या होता है? एफिशिएंसी के बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है। सेम सर्कल है बेटा। इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, वापस पर कैपिटा इनकम बढ़ने से फिर वही वापस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। तो दोनों का पैरेलल होना, या दोनों पैरेलल होते हैं, ये हमने देखा था लास्ट चैप्टर। हमने जो स्टार्ट किया वो रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट किया। और रूरल डेवलपमेंट के अंदर लिंगरिंग चैलेंजेस या पुरानी जो चैलेंजेस हैं, वो कौन सी चैलेंजेस है बताओ? लिंगरिंग चैलेंजेस क्या क्या थे बेटा? रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग, कि भैया पैसा कहाँ से आएगा, और उस प्रोडक्ट को, क्रॉप को मार्केट कहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, रूरल क्रेडिट कल स्टार्ट किया था। किन किन कारणों के लिए या किन कारणों की वजह से रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ती है? तीन। हम ये कह सकते हैं, लोग क्या होते हैं, लोगों के पास पर कैपिटा इनकम कम होती है। ठीक है, जस्टेशन लैग जो होता है हार्वेस्टिंग और क्रॉपिंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और फिर 3 फेजेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर कितना टाइम पीरियड है? 6 से 12 मंथ। और मीडियम टर्म के लिए 1 साल से 5 साल, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 20। अब अगर मैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ तो किस शॉर्ट टर्म में किस लिए जरूरत पड़ती है? सीड्स, फर्टिलाइजर्स के लिए जरूरत पड़ती है। मीडियम टर्म में आपको फेंसिंग करवानी है, मशीनरी खरीदनी है। और लॉन्ग टर्म के अंदर एडिशनल लैंड परचेज करनी है, तो उसके लिए हमको रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पैसा कहाँ से उठाया जाएगा, पैसा कहाँ से सोर्स किया जाएगा, पैसे का सोर्स क्या है, ठीक है। 2 तरीके से बताया था, एक तो कौन सा? इंस्टीट्यूशनल और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल को हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल को हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, और जो हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल, है ना। कन्वेंशनल कह लो या नॉन इंस्टीट्यूशनल कह लो, कौन कौन से होते हैं हमारे लिए? मनी लेंडर्स, लाइक नॉन इंस्टीट्यूशनल और कन्वेंशनल, रिलेटिव्स और मनी लेंडर्स, विलेज ट्रेडर्स, ठीक है। ये सब कौन होते हैं बेटा? कन्वेंशनल, जिनसे हम बुआ, फूफा जी, चाचा जी, इनसे पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। और कन्वेंशनल के बाद नॉन कन्वेंशनल कौन से होंगे? गवर्नमेंट, है ना, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नाबार्ड, ये सब क्या है? नॉन कन्वेंशनल है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है मैडम? कब आया था बेटा? 47 में, 1947, 1952, 1956, 1962। दोबारा बोलूं? 1947, 1952, 1956, 1962। बताओ। हाँ, ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फिर कब आया था? 82 के अंदर, है ना। तो ऐसे गड़बड़ ना करें। आरआरबी से भी पैसा मिलता है आपको। आरआरबी का मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, ये भी एक तरीके से कौन सा सोर्स है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। तो पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखाया था कि नहीं लिखाया था? कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको लो रेट पे पैसा देती है, ठीक है, फास्टली पैसा देती है, क्लियर है। अप्रूव्ड किससे होती है? गवर्नमेंट से होती है। तो बेसिकली कुछ चीजें लिखाई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, रैपिडली हर रीजन के अंदर पैसा प्रोवाइड करवाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कुछ 3-4 पॉइंट आपको कल लिखवाए थे। आज जो दूसरा पॉइंट मैं लिखवाने वाला हूं वो लिखिए आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। हाँ तो दूसरा लिख लो, ये क्या हो गया, उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा। हेडिंग डलवा दी क्या? तो लिख लो रीजनल रूरल बैंक लिख लो। आरआरबीज, आरआरबीज were set up, RRBs were set up to promote, RRBs were set up to promote credit supplies, RRBs were set up to promote credit supplies, particularly in the remote rural areas, particularly in the remote rural areas and backward districts, and backward districts। आप लोग अभी अपने होम टाउन गए थे? कितने लोग हैं जो अपने होम टाउन गए थे, जिनका छोटा कस्बा, छोटा गांव ऐसा कुछ है? छोटा मोटा तो नहीं है? भरतपुर। और आप कहाँ गए थे मैडम? भरतपुर के हैं आप भी? और आप? कोटपुतली। आप? और कोई गया था? मतलब आप लोग जब जाते हैं तो अपने छोटा, मैं ऐसा नहीं कह रहा,
कि छोटा टाउन टाउन नहीं होता है, ठीक है। मतलब छोटे टाउन या जो लगभग, जहाँ पे आबादी हम लगभग 1 लाख या 1.5 लाख तक की आबादी मानते हैं, वहां पे आपको है ना आरआरबी ज्यादा देखने को मिलेंगे। कभी जैसे आपका टोंक रोड पे जाने का मौका मिले, कभी आपको अजमेर रूट पे जाने का मौका मिले, सीकर रूट पे जाने का मौका मिले, तो वहां पे छोटे छोटे क्या आते हैं, टाउन आते हैं या गांव आते हैं, विलेजेस आते हैं। वहां पे आपको ऐसा बैंक देखने को मिलेगा, राजस्थान मरुधरा बैंक, है ना, राजस्थान ग्रामीण मरुधरा बैंक, इस तरीके का। ये बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं, आरआरबीज होते हैं, ठीक है। इनको ही क्या बोलते हैं अपन, रीजनल रूरल बैंक। ये किसकी हेल्प करते हैं ज्यादातर, ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं। फार्मर्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। क्रॉप्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए, मशीनरीज के लिए, ठीक है, फेंसिंग के लिए। इवन दो आप लोगों ने एक डिगिंग सुना है आप लोगों ने, डिगिंग खोदना, डिग्गी योजना करके, पहले जैसे हमारे जो अशोक गहलोत साहब थे, वैसी वैसी पॉलिसी नहीं लॉन्च की थी। भजनलाल सरकार ने क्या करी, एक पॉलिसी लॉन्च करी। और भजनलाल सरकार क्या कहती है कि अगर कोई फार्मर है और वो क्या चाहता है, अपने फार्म एक्टिविटी करना चाहता है, तो उसको हम 1 से 1.5 लाख रुपए तक की क्या देंगे, फार्म सब्सिडी देंगे, अपने फील्ड के अंदर क्या बनाने के लिए, एक छोटा सा पॉन्ड बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए। अब ये पैसा किसके थ्रू जाएगा, ये पैसा आरआरबीज के थ्रू जाएगा, रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। मदद, हेल्प कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, किसके थ्रू, आरआरबीज के थ्रू। किसकी कर रही है, फार्मर्स की कर रही है। तो ये आरआरबीज के थ्रू पैसा क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। आपने एक वर्ड सुना होगा, केसीसी, सुना है आप लोगों ने, किसान क्रेडिट कार्ड। किसका इंश्योरेंस है ये, इंश्योरेंस है या आपको पैसा उधार मिल रहा है, पैसा उधार मिलेगा। आपका एक कार्ड बनाया जाता है जिसपे आपको एक लिमिट दी जाती है, जैसे 50,000 तक की आपकी क्या होती है, लिमिट होती है। उस लिमिट के बेसिस पे, उस कार्ड के बेसिस पे आप अपनी क्रॉप्स के ऊपर क्या ले सकते हैं, लोन उठा सकते हैं कि मेरी क्रॉप्स अटकी पड़ी है, जैसे ही क्रॉप्स क्या हो जाएगी, मार्केट से निकल जाएगी, तो मैं पैसा रीपे कर दूंगा। उस कार्ड से आप एक लिमिट तक क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। जैसे शहर वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे फार्मर्स के लिए क्या होता है बेटा, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। कौन इशू करता है, ज्यादातर आरआरबीज इशू करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स इशू करते हैं। इसमें आगे और लिखो, दीज बैंक्स, दीज बैंक्स ऑपरेट एट द, these banks operate at the district level. These banks operate at the district level and are the, and are the, आज गलती से आ गया क्या, आज गलती से आ गया क्या, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। या फाउंडेशन की क्लास थी अकाउंट्स की, पहले फाउंडेशन की थी, 12th की थी, 12th थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड आर द, एंड आर अंडर ऑब्लिगेशन, एंड आर अंडर ऑब्लिगेशन to focus on credit, to focus on credit needs of, needs of, needs of weaker sections, needs of weaker section of rural population, of the rural population. एक तो आता लेट है, फिर ऊपर से इधर उधर वाले को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट लिखो, नाबार्ड। अच्छा, आरआरबी का काम क्या हुआ बेटा, सिंपल काम। देखो, पहली तो कहां पे आरआरबीज कहां पे होंगी, रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है, या फिर बैकवर्ड टाउन्स के अंदर, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है। और ज्यादातर हेल्प किसको करती है, आरआरबीज रूरल पॉपुलेशन को हेल्प करती है, जिनके पास क्या नहीं है बेटा, फैसिलिटीज नहीं है, पैसा नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नाबार्ड। तीसरा सोर्स है बेटा जो क्या करेगा, रूरल पॉपुलेशन को पैसा प्रोवाइड कराएगा।
नाबार्ड की फुल फॉर्म लिख लेना बेटा साथ में। हम्म। सही में। आईबीआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईबीआरडी की, आरडी, कांटा पड़ेगा। क्या होती है? तो तभी तो पूछ रहा हूँ। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हाँ, एनआरसीसी, सीए सब पूछ ले। एनआरसीसी, रुक, लिखो। क्या ये, सुन ले सुन ले, अब मैं चार फुल फॉर्म पूछूंगा देर से, तूने एक पूछी ना मुझसे। हाँ तो उसी में से पूछूंगा। तो आईबीआरडी भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। तो बीकॉम में थर्ड ईयर से मुझे क्या लेना देना है अभी? कब करी थी? चलो लिखो। नाबार्ड के अंदर, नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग पॉलिसी। NABARD is an apex institution handling policy, planning, and operations in the field of rural credit, in the field of rural credit and related economic activities. It was set up in 1982. Related economic activities. It was set up in 1982. हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। पहला, it is an apex funding agency. It is an apex funding agency. It is an apex funding agency for the institutions apex funding agency for the institutions providing credit in rural areas. Providing credit in rural areas. Next, दूसरा, it takes appropriate measures. It takes appropriate measures to improve the credit delivery system. तीसरा लिखिए, to coordinate
to coordinate the rural financing activities, to coordinate the rural financing activities, to coordinate the rural financing activities of all credit institutions, to coordinate the rural financing activities of all credit institutions and maintain the balance with the government of India institution and maintain balance between government of India, maintain a balance between government of India, state governments, and other national level institutions. And other national level institution for policy making. Next, to undertake monitoring, and evaluation, to undertake monitoring and evaluation of projects refinanced by it, हाँ जी, पहला एपेक्स फंडिंग बॉडी है। एपेक्स फंडिंग बॉडी का मतलब जैसे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई एपेक्स फंडिंग बॉडी होती है। वैसे नाबार्ड भी जितने भी जो छोटे छोटे बैंक्स हैं, जितने भी रूरल क्रेडिट बैंक्स हैं, उनको फंड प्रोवाइड कराने वाली क्या है? एक एपेक्स बॉडी है। दूसरा, ये इंश्योर करती है कि किस किस के बीच में बैलेंस बना रहे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पॉलिसी बनाने में क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। उन सबके बीच में क्या क्या बना रहे? बैलेंस बना रहे। रूरल क्रेडिट को लेकर के कोई पॉलिसी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उन सबके बीच में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। अगर कोई पैसा दोबारा से किसी को दिया जा रहा है या पहले से दिया जा रहा है तो पैसे के ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी और इवेल्युएशन किया जाएगा। कौन करेगा मॉनिटरिंग और कौन करेगा इवेल्युएशन? नाबार्ड करेगा। ठीक है। और एक और पॉइंट था, टू टेक द एप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट फैसिलिटी। जो भी आप क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं या उसको आप इम्प्रोवाइज करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग कौन करेगा? नाबार्ड। तो नाबार्ड के कितने फंक्शन हो गए? 4। कौन कौन से 4 फंक्शन हुए पार्थ? कौन कौन से 4 फंक्शन हुए बेटा? कौन कौन से 4 फंक्शन हुए बेटा? हाँ, पहली एपेक्स फंडिंग एजेंसी है। किसको प्रोवाइड करेगी ये फंडिंग एजेंसी? रूरल क्रेडिट फैसिलिटी, रूरल एरियाज के अंदर प्रोवाइड करेगी। दूसरा, अच्छा, तीसरा, हाँ तो देख के तो बोल तो सही। तीसरा, इधर से तन्मय, किस किस के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाती है? जितनी भी नेशनल बॉडीज है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन सबके बीच में बैलेंस में। चौथा क्या है? इवेल्युएशन एक्टिविटीज जो है नाबार्ड की।
तो ये 4 एक्टिविटीज 4 फंक्शन है किसके, नाबार्ड के। कब सेटअप हुआ था नाबार्ड, 1982। आईपीआर कब आया था, देर से पूछा। चलो बहुत बढ़िया, तो बीच बीच में पूछते रहे, कोई बात नहीं। हाँ, तेरे सिलेबस में आने वाली है, तेरे एग्जाम में आने वाली, जेईसीआरसी की फुल फॉर्म है। उजाड़ में रहता है, उजाड़ के कॉलेजों की बात करेगा तू, नाले के ऊपर कॉलेज बने पड़े हैं, फालतू बातें करवा लो। जेईसीआरसी की फुल फॉर्म बताओ। नेक्स्ट, अगला लिखो बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। हम्म, अरे कुछ बोलने तो दे भाई। कौन हेड करता है बेटा कमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई, रिजर्व बैंक के अंदर। क्या कमर्शियल बैंक प्राइवेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हो सकते हैं। सरकारी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। इसमें दो चीजें बताई गई है, इसमें एसबीआई के बारे में भी बात करेंगे और इसके अंदर कमर्शियल बैंक्स के बारे में भी बात करेंगे। लिखो, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लिखो किधर, हाँ, क्या कह रहा है, कह रहा है, आवाज आई सर। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप, the State Bank of India was set up in 1955 with a focus on rural credit, with a focus on rural credit. अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, द गवर्नमेंट realized that the government realized that rural credit needs, rural credit needs could not, could not be met by, rural credit needs could not be met by the cooperative, the cooperative credit societies alone, could not be met by the cooperative credit societies alone, and that commercial banks, and that commercial banks should play an important role. Commercial banks should play an important role. This prompted, अगला point, this prompted nationalization, this prompted nationalization of banks, nationalization of banks in 1969, in 1969. The nationalized commercial banks, the nationalized commercial banks, nahi, continue. The nationalized commercial banks were directed, were directed to offer credit, were directed to offer credit directly, directly to the farmers, directly to the farmers, full stop. Directed to offer credit directly to the farmers, full stop.
पहला पहला लॉजिक ये है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज मार्केट के अंदर थी, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको लोन दे रही थी? रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करा रही थी, यानी फार्मर्स को लोन दे रही थी, पर वो सफिशिएंट नहीं थी क्या करने के लिए? लोन प्रोवाइड करने के लिए, और बैंक्स की ज़रूरत थी और उधार देने की ज़रूरत थी, ताकि फार्मर्स को क्या किया जा सके, और पैसा दिया जा सके, और क्या बनाया जा सके, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को सॉलिड किया जा सके। तो एक और बैंक आ जाता है। फिर 1955 के अंदर बैंक लॉन्च होता है, एसबीआई। कौन सा बैंक? आज जो एसबीआई सबसे बड़ा राजा बन के बैठा है, रावण बन के बैठा है बैंकों का, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करता है, अपने उसूलों के हिसाब से काम करता है, ठीक है, उसूल इन द सेंस कि 2 बजे तक ही काम करता है, 2 बजे के बाद काम नहीं करता है, पैसे नहीं देता है, बाहर मशीन लग रही है, बाहर मशीन जमा करा दो, बाहर मशीन लग रही है विड्रॉल कर लो, अपनी मनमानी करता है। ऐसा नहीं था पहले। पहले बहुत अच्छा बैंक हुआ करता था, बढ़िया बैंक हुआ करता था, लोगों ने बहुत खाते खुलाए, ठीक है, अभी भी होंगे, कई के तो फादर भी काम करते होंगे एसबीआई के अंदर या गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर। करते हैं किसी के फादर गवर्नमेंट बैंक के अंदर काम? नहीं करते हैं। एम्प्लॉय तो होंगे गवर्नमेंट, कोई था तो सही यार इन गवर्नमेंट जॉब के अंदर तुम। अच्छा, आनंद के थी। तो बेसिकली 1955 के अंदर एसबीआई को काम सौंपा गया क्या करने का? रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराने का। एक लॉजिक। दूसरा, लेकिन एसबीआई के आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। जितने भी बैंक्स पहले किसके हाथ में थे? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थे। उन सारे बैंकों को क्या किया गया? शिफ्ट किया गया, या ओनरशिप का ट्रांसफर किया गया किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। और सरकार क्या कर सकती थी उन बैंकों से? सरकार उन बैंकों से रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करा सकती थी। तो जितने भी बैंक्स थे, जो भी बैंक्स थे प्राइवेट ओनरशिप के अंदर, इंपीरियल बैंक करके बैंक हुआ करते थे, वो प्राइवेट ओनरशिप के अंदर थे। तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स थे उस टाइम पे, जो प्राइवेट जितने भी बैंक्स थे, उन सब को किसने ओन कर लिया? गवर्नमेंट ने ओन कर लिया। यानी कि 1969 के अंदर बैंक्स क्या हो गए? नेशनलाइज हो गए। यानी कि किसके हाथ में आ गए बेटा? सरकार के हाथ में। अब सरकार के हाथ में आने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सरकार इजीली क्या कर सकती है? रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करा सकती है, जो कि एक एसबीआई और कुछ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी। अब क्या हो गया? जैसे ही बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, जो बैंक्स हैं वो क्या कर पा रहे हैं? रूरल क्रेडिट आसानी से प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो ये एक और सोर्स था जहां से आप क्या कर सकते थे? फाइनेंस कर सकते थे। फार्मर्स कहां से पैसा उधार ले सकते थे? कमर्शियल बैंक से भी पैसा उधार ले सकते थे। पता है ना कमर्शियल बैंक का रूल क्या होता है? आरबीआई का रूल अच्छे से याद होगा आपको। फंक्शंस अच्छे से रटे हुए हैं ना सबके? किस किस को रटे हुए हैं? रटे हुए हैं। और किसको नहीं याद है? वो थोड़ी हाथ खड़ा करेगा सर, कैसी बातें कर रहे हो सर? क्या कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई भी फंक्शन होता है क्या? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई थोड़ी फंक्शन होता है। होता है क्या? नहीं। 5 ही तो होते हैं बेटा। 5 गिनाना, देखें, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 5 5 गिनाना एक बार। लेंडर ऑफ द गवर्नमेंट। अरे हंसेगा कोई भी नहीं, जो हंसा वो फंस जाएगा। ये तो वैसे फंसा पड़ा है। जल्दी बोल, जल्दी बोल। तू। बैंकर्स बैंक। हाँ। हाँ। मैंने कब बोला? इशुएंस ऑफ द करेंसी बोल रहा है ना? हाँ, तीसरा। ठीक है। ठीक है। मनी सप्लाई वाला हो गया, इशुएंस ऑफ करेंसी। 3 ही हुए ना ये तो। मनी सप्लाई 5 थे ना। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये दोनों नहीं है ना? तो फिर 5 से तो ज्यादा बैठ रहे हैं। ये तो बहुत सारे हो गए। तो ये तो ज्यादा हो गए। अब तू गिन ले, 5 से तो ज्यादा बैठ रहे हैं। तो छठा कौन सा हुआ? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो फिर मैंने जो बोला वो, उसमें क्या था? वो भी फंक्शन है। उसमें क्या था जो मैंने बोला उसमें? अब वो तू सोच क्या बोला। नालायकी करा लो देर से। नेक्स्ट।
माइक्रो क्रेडिट बेटा बैंक रेट, रेपो रेट, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, है ना? यस सर क्या कदे प्री बोर्ड सामने। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। याद आ रहे हैं क्या? हैं? मैं पीछे पूछ रहा हूँ। सलीम सलेमान, याद है? चलो, अच्छी बात है। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बेटा याद कर लो, तुम्हारे सामने खड़े हैं प्री बोर्ड। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अगला टॉपिक है ये। पहले भी बनाई होगी कईयों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के ऊपर, नहीं बनाई है? कोई बात नहीं बेटा, लिखो माइक्रो क्रेडिट, लिखेंगे माइक्रो क्रेडिट के अंदर। माइक्रो क्रेडिट मीन्स giving small loans, giving small loans to the individuals, enabling them, enabling them to the individuals, enabling them to become self-employed, self-employed by establishing, by establishing small enterprise, by establishing small enterprises. Next, micro credit program, micro credit programs were started to help people. Micro credit programs were started to help people in underdeveloped countries, in underdeveloped countries who are not, who are not covered by any banking system. It requires, it requires, इसी में it requires minimum legal formalities. अगला इसमें, in India, in India, one such micro credit program is self help group. Self help group, इसी में कंटिन्यू, नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप promote saving habits, saving habits among rural households, among rural households. Small savings, small savings,
small savings are mobilized by SHG mobilized by self-help group and offered as the credit to its different members depending on their needs अच्छा, विलेजेस के अंदर जैसे हमारे यहाँ पे किटी पार्टी होती है ना किटी पार्टी, नहीं नहीं मजाक वाली बात नहीं है। देखिए आप सुना है आप लोगों ने किटी पार्टीज के बारे में, जो बड़ी हाई सोसाइटी से आते हो तुम लोग, है ना, हाई सोसाइटी वाली फैमिलीज के अंदर चलन है, किसका चलन है, किटी पार्टीज का। किटी पार्टीज में क्या होता है, जो जुआ कहाँ हुआ यार, हाँ नहीं इसको बोलने दे, क्या बोल रहा है ये, जुआ कौन बोल रहा था, जुआ कहाँ से आया, हाँ कैसे चिट्ठी निकालते मतलब, जुआ होता है। और कौन, और किसका माइंड सेट है किट्टी के लेकर के जुआ है, जुआ नहीं होता, क्या होता है, आप बताओगे नहीं, अच्छा और किसी को पता, अरे वो कह रहा है, देखो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ किटी पार्टी है, जैसे 10 महिलाएं हैं एक साथ आती है एक जगह पे, 10-10 हजार रुपए सब लेकर के, या 12-12 हजार रुपए पूरे 12 महीने के, 1-1 हजार रुपए के मंथली के हिसाब से वो क्या करती है, एक पॉट होता है उसके अंदर वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती हैं या डालती हैं, कुछ भी कह लेते हैं उसको। तो जैसे 10 महिलाएं, तो वो पूल कितने का हो गया, 1,20,000 रुपए का वो पूल हो गया पूरा, ठीक है। अब हो सकता है किटी में तो ना होता हो, लेकिन कुछ महिलाएं, स्मार्ट महिलाएं होती हैं, वो क्या कर देती हैं, उसे 1,20,000 को क्या कर देती हैं, इन्वेस्ट कर देती हैं, 1,20,000। अब हर महीने हर महिला का क्या आता है, टर्न आता है, जैसे फिर वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू चिट निकालती हैं, चिट के थ्रू किसी का नाम निकलता है, फिर उसका क्या निकलता है, पैसा निकलता है, जितना जैसे 12,000 उसने लगाया था, ठीक है, 12 महीने वो 12 का 13 हो जाता है, 14 हो जाता है, कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ होता है लॉटरी का, लॉटरी। अरे तो किस्मत की क्या बात है, जिसका एक बार निकल गया उसका दोबारा नाम नहीं रखा जाता। अच्छा, अरे जुआ कहाँ हुआ ये, पैसा तो आपका था ना, पैसा तो वापस, बस वो एक क्लब अमाउंट होकर के आपके पास आ रहा है, वो जुआ कैसे हुआ, आप पैसा ऐसे इकट्ठा नहीं कर पाते, तो ये एक तरीके से किसकी हैबिट को बढ़ाता है, आपकी सेविंग हैबिट को बढ़ाता है, ये फीमेल्स की सेविंग। ऐसा सबसे ज्यादा प्रमोशन कहाँ मिलता है, रूरल एरियाज के अंदर। 1 मिनट, 5 मिनट सुन लो ध्यान से, ये सबसे ज्यादा प्रमोशन कहाँ पे मिलता है बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को विलेज एरियाज के अंदर। वहां पे क्या होता है, वहां पे 10-12 महिलाएं होती है, 15 महिलाएं होती है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट कर लेती हैं, ठीक है। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या होता है, एक हेड होता है, हेड बन जाता है। वहां पे गांव के विलेजेस की औरतें होती है, जिनकी मासिक महीने की जो कमाई होती है, जैसे 1000, 1500, 2000, वो क्या करती हैं, उसके अंदर वो क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती रहती है, इन्वेस्ट मत बोलो, उसके अंदर ऐड करती रहती है। साल भर का टाइम होता है, 1.5 साल का टाइम होता है, ठीक है, उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करती रहेगी। वो पैसा उठा करके कहाँ ले जाएंगी, वो जो वहां की अध्यक्ष होती हैं, प्रेसिडेंट होती हैं, वो उस पैसे को ले जाती है बैंक में। बैंक वाला उस पैसे पे क्या करता है, उस पैसे को लोन पे चला देता है, मार्केट में चला देता है, उस पे पैसा मिलता है, ब्याज मिलता है। उस ब्याज को किसको अलोकेट कर दिया जाता है, जो विलेज की महिलाएं, छोटी छोटी सेविंग से एक बड़ा पूल क्रिएट हो जाता है। विलेजेस के अंदर हमारे यहाँ पे मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए का एक पूल बनाया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। मिनिमम कितना है, 10 से 15 हजार का इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम कितना पूल है, 2.5 लाख का पूल है, ठीक है, एक चीज। दूसरा, हमारे हिंदुस्तान में 54 लाख 54 लैक्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। कितने,
54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिनमें कितनी फीमेल्स जुड़ी हुई हैं, अराउंड लगभग 6 करोड़। कितनी? 6 करोड़ फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर इंडल्ज है। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, दूसरी चीज ये कि आपका पैसा री इन्वेस्ट होकर के पैसा क्रिएट भी हो रहा है, तीसरी चीज ये कि आपको अगर बीच में कभी लोन की जरूरत भी पड़ती है, ठीक है, तो आप उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और बहुत ही मिनिमलिस्टिक क्या होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज के बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। आप सबसे ज्यादा ये कहां पे फेमस है, तमिलनाडु के अंदर फेमस। सबसे ज्यादा जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है हमारे, वो कहां फेमस है, तमिलनाडु के अंदर फेमस। तो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप या माइक्रो क्रेडिट जो प्रोग्राम्स है वो किस लिए चलाए जाते हैं, ताकि जिनके पास पैसा नहीं है, लो रेट पे उनको पैसा उधार मिल सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप का और माइक्रो क्रेडिट का क्वेश्चन हमारे से एग्जामिनर पूछता है, SHG पे भी सवाल करता है। आपका जो एक्सटर्नल आएगा वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर पूछेगा, माइक्रो क्रेडिट के ऊपर भी पूछेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से याद रखें, आपका बोर्ड का एग्जामिनर भी पूछता है और आपका एक्सटर्नल भी पूछता है। बहुत सिंपल सा पर्सपेक्टिव है, ये भी एक तरीके से जरिया है क्या करने का, रूरल क्रेडिट का। इसमें सेविंग की हैबिट भी जनरेट होती है और आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या ले सकते हैं, पैसा या पैसे की मदद भी ले सकते हैं। तो ये कुछ फाइनेंस करने के तरीके थे, ये कुछ जगह थी जहां से आप क्या कर सकते हैं, पैसा उधार मांग सकते हैं, बीइंग अ विलेजर, बीइंग अ रूरल क्रेडिट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसके अंदर? अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप कह लो या माइक्रो क्रेडिट कह लो, बात लगभग क्या है, सेम है। कोई डाउट है इसके अंदर? एक बार इसको देख लो, इसमें कोई समस्या हो, यहां तक के जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं वहां तक कोई समस्या हो पूछ लो, नाबार्ड पढ़ लो। ऐसे तो आनी नहीं चाहिए, रूरल डेवलपमेंट में क्या समस्या तुम्हारी, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम्हें अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आती, तो रूरल डेवलपमेंट में कहाँ दिक्कत आएगी? ये तो बहुत ही बच्चों जैसा चैप्टर है ना, इतना मैच्योर हो चुका है तुम्हारा दिमाग कि रूरल डेवलप ये भी कुछ चैप्टर है, ये तो हम यूं पढ़ लेते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सूचना, एनवायरनमेंट वाला चैप्टर नहीं लिखाया जाएगा, ये आपके लिए खुशखबरी है, लिखाया नहीं जाएगा। हम्म, वो तो एक लिमिट के हिसाब से लोन मिलेगा ना, जैसे मेरी लिमिट 15,000 की है, ठीक है, मैंने 15,000 कर रखा है, अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं कहाँ तक लोन ले सकता हूँ? बैंक थोड़ी दे रहा है तो लोन, मतलब वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, वो जो सोसाइटी है ना, वो लोन देगी उस महिला को, उस मेंबर को लोन दे देगी। हाँ, लेकिन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास उतना अमाउंट नहीं है, पहली बात तो वो बैंक के पास ही पैसा रहता है, ठीक है। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास पैसा नहीं है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है, उस महिला की क्रेडिबिलिटी या उस बंदे की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है, तो फिर बैंक आपको पैसा दे सकता है। हाँ तो है ना, जैसे तनवा है ना, अगर आपने नाम सुना है तनवा, ठीक है, तनवा एक क्या है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे हिंदुस्तान का, जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, उसमें बहुत सारी फीमेल्स हैं, ठीक है, उनके उनका पैसा बहुत सारा इंडल्स है। अब उसका पूल ही 5 करोड़ का, कोई आ जाता है 1 करोड़ रुपए मांगने, ठीक है, तो फिर अलॉट किया जा सकता है ना, क्योंकि उनकी पोटेंशियल है 1 करोड़ रुपए बेयर करने की। तो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना स्ट्रांग, क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप से ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है? कितने कहते हैं? या ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट हो सकती है? विलेजर्स, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, वो अपना पैसा वाइट करवाते हैं, किसके थ्रू? सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। इतने तो मैच्योर हो, बताओ कैसे? लॉजिक तो बात सही है, पर वहां पे क्योंकि सोर्स नहीं बताना पड़ता, आप सोर्स क्या बताओगे, अगर आप 500 रुपये लेकर के जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ये मेरे आज के 500 रुपये जमा, आप बोलोगे मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ, आप क्या बोलोगे, मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ, मेरा तो काम ही यही है, सिंपल। भले ही आपको किसने दिया है, जमींदार ने, आपने 100 लेबर हायर कर ली, आप बोले 50-100 रुपये रख लेना, मेरे 400 रुपये तो वाइट करवा दूँ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो काफी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से ब्लैक का पैसा क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालिए।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हाँ जी, लिखे हैं बेटा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, अच्छा ये याद रख लें, ये जो मैं प्रोसेस अब बोलूंगा ये एक एक वर्ड वहीं रहेगा जहां पर उसको होना चाहिए, ये इधर का इधर नहीं होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की 2 नंबर में डेफिनेशन आई हुई है, आप इधर से इधर, इधर से इधर नहीं करेंगे, जो जैसा लिखवाया गया है वैसा ही लिखेंगे। इट इज अ प्रोसेस that involves assembling, storage, processing, assembling, storage, processing, transportation, assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, and distribution and distribution and distribution of different agriculture commodities, different agricultural commodities across the country। ठीक है, अब जो सीक्वेंस में लिख रहा हूं वो लिखना है एक बार, ठीक है। सबसे पहले गैदरिंग, उसके बाद प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड सेलिंग, वो डेफिनेशन थी। अब सन्नाटे, देखो सबसे पहले फसल काटी, फसल इकट्ठा करी, उसके बाद वो प्रोसेस होगी, चावल काटा, इकट्ठा किया, उसको क्या किया, प्रोसेस किया, ट्रेशर से निकाला, विलेज वाले ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे, फार्मर्स जो हैं, ठीक है। उसके बाद उसको ग्रेडिंग में डालते हैं, है ना। चावल की कैटेगरी होती है, ठीक है, बड़ा, छोटा, या थोड़ा ज़्यादा फिनिश, अनफिनिश, टूटा हुआ, कणकी जिसे बोलते हैं। हाँ ये देखो आया, किणकी बोलते हैं, कणकी बोलते हैं, किणकी बोलते हैं, डबल चाबी, आया किराने वाला। सबसे पहले इकट्ठा किया, प्रोसेस किया, फिर ग्रेड किया, फिर उसके बाद उसको ग्रेड करने के बाद क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, पैक करने के बाद गोडाउन में डालो और फिर क्या करो, निकालो। तो कैसा रहेगा आपका प्रोसेस, इकट्ठा करो, प्रोसेस करो, ग्रेड डालो, पैक करो, गोडाउन में डालो और बेच डालो, दिस इज द प्रोसेस। इसका 1 नंबर में 2 बार सवाल आया हुआ है, कैसे, एमसीक्यू के अंदर ये पांचों छह नाम लिखे हुए हैं, बस आगे पीछे करे हुए हैं नाम, ये सारे ही बस आगे पीछे करे हुए हैं, ठीक है। तो आगे पीछे करने में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, सही तो सारे ही हैं पर सही जो सीक्वेंस होना चाहिए वो आपको पहचानना पड़ेगा, क्लियर है। ये सीबीएसई के पुराने पेपर्स में आपको मिलेगा ये वाला सवाल, इसलिए गलती ना करें, इसीलिए कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखें, इकट्ठा करो, साफ करो, ग्रेड डालो, पैक करो, स्टोर करो और बेच डालो, ठीक है। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे, ठीक है ना।